अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बीकॉम पार्ट वन गुजर गया, जैसे तैसे गुजर ही गया। अब जो है हम पार्ट टू के लिए आ गए और जो हमारा टॉपिक हम जो शुरू कर रहे हैं आज, वो बेसिकली है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको पता होगा बीकॉम पार्ट टू में हमारे पास दो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हैं। एक एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द अदर वन इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो 100 मार्क्स के हैं। दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के हैं और दोनों का स्ट्रक्चर वही जो पार्ट वन में अकाउंटिंग का होता था। अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से कोई भी 5 करने होते हैं। एवरी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। 20 मार्क्स। तो कॉस्ट में भी यही पैटर्न है और एडवांस में भी यही पैटर्न है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं करा पाया, चलें वो भी करा देते हैं। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ शायद ना जानते हो। तो मुझे काशिफ ज़िया कहते हैं। सही, पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बहरहाल आप में से कई लोग तो मुझे जानते हो बेटा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मेन आज है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीकॉम पार्ट टू का सब्जेक्ट है। और ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा पार्ट वन की अकाउंटिंग के ऊपर। नाम क्या है इसका? एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एडवांस का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, सवाल उठता है। एडवांस का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक, एडवांस इसलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पार्ट वन, ये जो आपने कॉमर्स पढ़ा है, बीकॉम पार्ट वन, इन सारी चीज़ों को ये बेसिक्स थी। इस पार्ट टू की सब्जेक्ट के अंदर आप बेसिकली क्या करोगे? सब कुछ नया करोगे और साथ साथ अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और पार्ट वन की बेसिक्स को भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। सर हमें लगता है आप हमें डरा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ, डरा भी रहा हूँ, रीज़न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीकॉम पार्ट टू में अगर कोई मुझसे पूछे 3 मेजर सब्जेक्ट्स जिसको हमें फोकस करना चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा बिजनेस लॉ। हालांकि वो मैं नहीं पढ़ाता, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये 3 सब्जेक्ट जो है बीकॉम पार्ट टू के, ये बहुत टाइम लेते हैं। आपको बड़ा क्वालिटी टाइम इनमें देना पड़ता है, वरना इनकी कवरेज बड़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे टॉप पर है मेरे नज़दीक एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट में तकरीबन 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 7 बिल्कुल नए हैं और उनमें से भी 5 या 6 बहुत ही लेंदी हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। तो एडवांस का सिलेबस भी ज़्यादा है और एडवांस कंपैरेटिवली टेक्निकल भी ज़्यादा है। और वो टेक्निकल इसलिए ज़्यादा है कि पार्ट वन में जो चीज़ें पढ़ी थी उसको अप्लाई करना है। यानी वो आगे किसी सब्जेक्ट में जाएगा तो वो जाके पार्ट वन की किसी भी बेसिक को, एडजस्टिंग्स को, इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, जो भी आपने पार्ट वन में पढ़ा है, डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है, फीफो लीफो पढ़ा है, उनको वो यूज़ कर सकता है। तो अब क्या करेंगे? जाहिर है इंशाल्लाह जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन बस इन सारी बातों का एक मकसद है और वो ये है कि आप जो है थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी टाइम दें 3 सब्जेक्ट्स को, एडवांस फाइनेंशियल को, कॉस्ट अकाउंटिंग को और बिजनेस लॉ। इन 3 सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ज़्यादा टाइम दें, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा उसके लिए स्पेयर करें ताकि एंड में बर्डन ना आए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये 3 सब्जेक्ट आप थ्रू आउट द ईयर लेके चलें अपने। बाकी सब्जेक्ट्स ये है कि आप उससे फिर भी कवर कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर। लेकिन अगर ये आपने इसका फ्लो टूट गया इन 3 सब्जेक्ट्स का, तो आगे जाके इसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। कॉस्ट कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन क्योंकि वो नई है तो शुरू के 2 महीने 3 महीने में उसकी बेसिक्स को समझने में अगर कोई वीकनेस रह गई तो फिर कॉस्ट भी थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। तो इन सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है बीकॉम पार्ट 2 ओवरऑल, और उसके बाद किन सब्जेक्ट को कितनी अहमियत देनी चाहिए।
अब हम पार्ट 2 में, मैंने अभी जैसे पहले भी कहा कि एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तकरीबन 9 चैप्टर्स हैं जो मेजर चैप्टर्स हैं, जो हमारे एग्जामिनर उसको सेलेक्ट करता है। उसमें से कोई भी 7-8 सवाल एग्ज़ाम में आते हैं और हर सवाल 20 नंबर का होता है और वो आपकी चॉइस होती है। कोई भी आप 5 कर लें, आउट ऑफ 8 या 7 कोई भी आप 5 कर लें, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। अब मैं किस तरह से स्टार्ट करूंगा, उससे कितना एग्जामिनर कवर करेगा, सबसे पहले मेरा इरादा है स्टार्ट करने का। हो सकता है आपको उसका मतलब भी ना पता हो, लेकिन आप एटलीस्ट लिख लें। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे तकरीबन एक सवाल हर साल कवर होता है, तकरीबन हर साल। फिर इंशाल्लाह इरादा है मेरा उसके बाद इंस्टॉलमेंट सेल्स कराने का। फिर उसके बाद हम करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। फिर इंशाल्लाह इरादा है हमारा करने का ब्रांच अकाउंटिंग के बाद इशू ऑफ शेयर्स। ये सेकेंडरी कॉमर्स में भी एक दफ़ा आपने पढ़ा है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये 2 टॉपिक है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पुराने हैं। फिर हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स, बल्कि उससे पहले डिस्पोजल ऑफ इनकम। ये भी सेकेंडरी कॉमर्स में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ दोबारा आ जाएगा, थोड़ा सा बेहतर। फिर हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स। फिर हम पढ़ेंगे अमलगमेशन। एंड एब्जॉर्प्शन। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद कैपिटल रिडक्शन। और फिर हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब आप एक बात याद रखिएगा, तकरीबन इससे एक सवाल आता है, फिर इससे एक सवाल आता है, फिर ब्रांच अकाउंटिंग से मिनिमम 1 और कभी कभी 2 सवाल आ जाते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स और डिस्पोजल से तकरीबन एक सवाल आ जाता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता, आ जाता है लेकिन बहरहाल। फाइनल अकाउंट से तकरीबन कभी एक सवाल, आप यूँ कर लो, इन तीनों को मिलाकर इन तीनों से एक सवाल बन ही जाता है, एक सवाल निकल ही आता है मिनिमम, अगर इन 3 टॉपिक को आप ले लें। फिर अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और कैपिटल रिडक्शन, कम से कम 1 वरना 2 सवाल तो कहीं नहीं गए इन दोनों टॉपिक से। कभी इससे 2 आ जाते, कभी एक ये, कभी ये मिक्स करके आ जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से तकरीबन आपके पास एक सवाल आ जाता है। तो अगर आप काउंट करें तो 2, 3, 4, 5, 6 तो यही है, फिर एक इसके साथ आ गया 7, एक इधर से आ गया 8। इस तरह से 7-8 सवाल हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। हमारा क्या इरादा है, इंशाल्लाह हम सारे टॉपिक करेंगे, बिल्कुल करेंगे सारे टॉपिक। सीक्वेंस मैंने बता दिया है, डिटेल में जाएंगे। पैटर्न क्या होगा, इंशाल्लाह मेरा हैंडआउट आपको मिला हुआ है, आपको मिल जाया करेगा। हैंडआउट आप लेंगे, उसके अंदर पहले हम बेस बनाते हैं और फिर हम जो हमारे पास्ट पेपर्स होते हैं, जिसको हम 5 ईयर्स या पास्ट पेपर्स कहते हैं या 20 ईयर्स कहते हैं, उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सॉल्व करें क्लास के अंदर ही। वो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करके दिखा दूंगा, वो आपके पास इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न होगा इंशाल्लाह पार्ट 2 में। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हैंडल करने का क्या क्या करेंगे, पहले बेसिक्स बनाएंगे, यानी कोई भी टॉपिक है उसकी बेस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक चीज़ स्टार्ट करनी है तो उसकी बेसिक बनाएंगे इंशाल्लाह थ्रू हैंडआउट। वो हैंडआउट आपको मिल जाएगा, उससे सवाल करेंगे, जब बेस बन जाएगी फिर उस चीज़ को अप्लाई करेंगे कहाँ, हम पास्ट पेपर पे 20 ईयर्स पे, और कोशिश करेंगे तकरीबन 2000 से 2001 2002 से लेके ऑनवर्ड जितने भी ईयर्स हैं मैक्सिमम हम करें इंशाल्लाह। और ये हम सीक्वेंस मैंने आपको बताया है कि हम पहले स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत डिटेल में कराऊंगा, माय फेवरेट्स, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन उसके बाद इंस्टॉलमेंट, देन ब्रांच एंड सो फोर्थ। वो मैंने लिस्ट लिख दी है। तकरीबन मैं पूरे साल इसी
फ्लो को फॉलो करूंगा, आप इसको कॉपी कर लो, फिर जो है मैं आगे टॉपिक शुरू कर देता हूं। उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा आपने, और नहीं किया तो पॉज करें, रिकॉर्ड कर लें। वैसे आपके हैंडआउट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है, वो इशू नहीं है। तो आप चाहें तो हैंडआउट में ही लिखने के बजाय वहाँ पर ही मेंशन कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग जानते हो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहते हैं, ठीक। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाना। इस चैप्टर में यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर में वो आपसे करेगा क्या? नॉर्मली वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में दे देगा, ये ले जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और पढ़ के बताइए क्या कह रहे हैं, पढ़ के बताएं। जैसे आप जाते हैं, कोई आप लेट से कोई टेस्ट करवाते हैं, कोई एक्सरे करवाते हैं, कोई और इस टाइप की चीज़ करवाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आती है। जब वो रिपोर्ट आती है तो आप इवन वो जो रिसेप्शन पे लड़की या लड़का बैठा उससे पूछेंगे ये क्या कहेगा, वो कहेगा मुझे क्या मालूम भाई, क्योंकि वो टेक्निकल रिपोर्ट होती है। वो टेक्निकल रिपोर्ट होती है, उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। डेफिनेटली जो टेक्निकल लोग हैं उसको ही वो समझ सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह बीकॉम पार्ट 1 तक आपने ये सीखा था हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बीकॉम लेवल तक की आपको आती थी हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ हम क्या करने जा रहे हैं? नाउ ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू कवर व्हाट, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी जाए, इनकम स्टेटमेंट दे दी जाए, बैलेंस शीट दे दी जाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दी जाए, और बोले पढ़ के बताओ ये क्या कह रही है। उसको पढ़ना सीख रहे हैं हम, उसको स्टडी करना सीख रहे हैं, उसको इवैल्यूएट करना सीख रहे हैं। इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस की एग्जांपल ऐसे है कि जी आप किसी बंदे को एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि यार ये बंदा कैसा है, तो आप उसके बारे में राय देना चाहते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको पढ़ना चाह रहे हैं। कोई आपसे पूछना चाह रहा है तो उसके बहुत सारे एंगल हैं। किस हिसाब से भाई आप पूछ रहे हो? दीन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं लेकिन प्रोफेशनली फ्लॉप होते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बेसिकली फ्लॉप होते हैं क्लासेस के अंदर, पढ़ाई के अंदर, लेकिन जब वो प्रोफेशन में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, वो कमाल कर देते हैं, हाई क्लास जॉब कर रहे होते हैं, बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। बेशुमार एग्जाम्पल है, बेशुमार एग्जाम्पल है। तो हम किस हिसाब से बात कर रहे हैं? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हो सकता है रिलीजियसली वो बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन एज ए ह्यूमन वो बहुत ही बुरा हो, उसका पड़ोसी उससे बड़ा परेशान हो। और अगर हो सकता है वो सोशली बड़ा अच्छा हो, लेकिन रिलीजियसली वो बड़ा वीक इंसान हो, सजदे की भी नौबत ना आती हो उसको। तो बहुत सारे एंगल होते हैं एक इंसान को एनालाइज करने के। नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट। हम उसमें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई उसकी एजुकेशन भी देखते हैं, उसकी जो है बेसिकली जॉब भी देखते हैं, उसकी जो है सोशल गैदरिंग्स भी देखते हैं, उसकी इकोनॉमिक जो जिस इलाके में रह रहा है वो भी हम देखते हैं, उसकी गैदरिंग्स क्या है वो भी देखते हैं। तब हम किसी बंदे को एवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये बंदा इस काबिल है, नहीं है, क्या है, इसमें कितना पोटेंशियल है। तो हमें देखना पड़ता है वो जो बंदा है जिसको हम एवैल्यूएट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो आया किस पर्पस के लिए। तो उस बैकग्राउंड में फिर हम उस बंदे को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स जो है वो किसी मस्जिद का इमाम बनना चाहता है, तो आप उसका रिलीजियस बैकग्राउंड देखेंगे नहीं यार। अब उसका बाप क्या था, उसका दादा क्या था, उसकी नानी क्या थी, दफ़ा करो यार। आप ये देखो कि उसने उस रिलीजियस एक्टिविटीज़ में वो किस हद तक गया है, उसने क्या किया है, क्या वो इस काबिल है वो किसी मस्जिद में इमाम लग सके। इसी तरह अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, तो भाई आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आप क्या हो, ये उसका पर्सनल मैटर है भाई।
आप उससे प्रोफेशनली उसको एनालाइज करेंगे, उसको प्रोफेशनल वे में देखेंगे कि क्या उस बंदे में अहलियत है उस जॉब को हैंडल करने की, उस टास्क को परफॉर्म करने की, दैट्स इट। तो जिस तरह एक बंदे को जब हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसके कई एंगल्स हो सकते हैं, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह जब हमसे कहा जाए किसी इदारे को स्टडी करो, तो सवाल आता है किस तरह से स्टडी करें, किस एंगल से स्टडी करें। एक एंगल से हो सकता है वो इदारा बहुत अच्छा हो तो बाकी एंगल्स उसके वीक हो। तो ये सारा खेल हमें सीखना है इस चैप्टर में। हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव है, वो है क्या, हमारे हाथों में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे दी जाए और उस कहा जाए कि आप इसको पढ़ के बताएं ये क्या कह रही है, वो ये क्या कह रही है, फिर आप उसको स्टडी करें और उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्ड करें। ये चीज़ हमने सीखनी है। जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, फाइनेंशियल यानी रेशो एनालिसिस भी कहते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, जब हम ये चीज़ करेंगे तो मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया है। एक हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 चीज़ हम पढ़ेंगे। नंबर 1 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हम पढ़ेंगे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हम पढ़ेंगे ट्रेंड एनालिसिस। और फिर हम पढ़ेंगे कॉमन फाइनेंशियल रेशोस। कॉमन फाइनेंशियल रेशोस, ये अब हमने इन चीज़ों को कवर करना है। ये हमारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है। क्या? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर ट्रेंड एनालिसिस और फिर कॉमन फाइनेंशियल रेशोस। ये हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। इनके क्या मतलब होते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन उसके बाद 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। यानी जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाएगी, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दी जाएगी, तो आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से एनालाइज करेंगे। उसमें एक वे ये है कि आप उसे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दें, कंपैरिजन करना शुरू कर दें। एक कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब आप जानते हो, हम नॉर्मली कंपैरिजन क्या कर रहे होते हैं, मुकाबला जिसको आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा पिछला साल हमारे इस साल के मुकाबले में या पिछले साल के मुकाबले में इस साल हम कैसे हैं, हम बेहतर हुए, हम नीचे गए, क्या किया हमने। इसी तरह एक और तरीके से कंपैरिजन होता है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है और जो हम हैं, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करें तो कौन किस में बेहतर है, कौन किस में वीक है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से कंपैरिजन होता है, वो हमने इसको देखना है। नॉर्मली हम ज़्यादातर कंपैरिजन आप देखेंगे आपके बीकॉम में आता है, वो आता है पिछले साल को कंपेयर करना इस साल से। वी कंपेयर दिस ईयर विथ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हम यहाँ थे, इस साल हम यहाँ हैं, हम ऊपर गए या हम नीचे आए, हम बेहतर हुए, बेटर ऑफ हुए या हम वर्स ऑफ हुए, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। ये चीज़ें हमने इसमें स्टडी करनी होती है। फिर दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, जब वक्त आएगा मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। तीसरी चीज़ होती है हमारे पास, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्या, ट्रेंड एनालिसिस। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है वो है कॉमन फाइनेंशियल रेशोस। जब ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो हमारे पास एग्ज़ाम में एक सवाल 20 नंबर का इनमें से आता है। ज़्यादातर सवाल इससे आता है, लेकिन अगर कभी इससे आ गया फिर या ये पार्ट आ गया, ये सब आए हुए हैं तो सबको देखना है। लेकिन डिटेल फोकस हमारा किसके ऊपर होगा,
कॉमन फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब मैं ये बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आज वो हम देख लेते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आप, मैंने अभी जैसे कहा कि या तो आप दो कंपनीज का कंपैरिजन होता है, हमारी कंपनी और हमारा कॉम्पिटिटर। लेकिन हम जो पढ़ेंगे ज़्यादातर हमारे यहाँ देखा जाता है कि कंपैरिजन होता है 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स का कंपैरिजन होता है। वो कैसे कंपैरिजन होता है, क्यों करते हैं कंपैरिजन, जाहिर है बहुत ज़रूरी है आपका। आप ये देखें, कहते हैं ना कि आपको देखना चाहिए कि आपका आज आपके कल से बेहतर है। अगर वो कल से बेहतर है, यू आर इम्प्रूविंग, सेटिस्फाइड रहें। वरना दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो आपको करना क्या चाहिए, आप सिर्फ कंपेयर करो, मेरा कल जो था आज मेरा जो है उस कल से बेहतर है, गुजरे हुए कल से। अगर वो बेहतर है, ज़बरदस्त। इसमें बेहतरी लानी होती, ऐसी कंपनीज भी करती हैं। कंपनीज ये स्टडी करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं कि यार उन्होंने कल पिछला साल जो गुजारा था, जो अगला अभी जो हमारा ये वाला करंट पीरियड है जो चल रहा है, अगर इसको हम पिछले साल से कंपेयर करें तो हम बेटर ऑफ हुए या वर्स ऑफ हुए, किस एरिया में हम वीक हुए, किस एरिया में हम बेहतर हुए, कहाँ से हमारे मामला बेहतर हुए, कहाँ हमारे मामला डाउन हुए। तो मैं काम करता हूँ, छोटी सी मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ और हम उसकी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा, वो आपको छोटी मोटी इनकम स्टेटमेंट दे देगा या बैलेंस शीट दे देगा और कहेगा ऐसा करें जी, इसकी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो हम एक छोटा सा डाटा बना लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 2019 और 2020, 2 ईयर ले लेते हैं, सही। और उसके बाद हमारे पास लेट्स से सेल्स रेवेन्यू है। सेल्स रेवेन्यू 2019 में थी लेट्स से 2 मिलियन और 2020 में हो गई 22.5 मिलियन, ठीक। फिर हमारे पास लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो थी लेट्स से 15 लाख, अब हो गई ये 16 लाख। फिर हमारे पास जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास थे पहले 2 लाख, अब हो गए 2,40,000, ठीक। फिर फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लास्ट ईयर इट वाज लेट्स से 60,000, नाउ इट इज 40,000। ये हमारे पास एक छोटा सा आपको डेटा दिया हुआ है और आपसे कहता है रिक्वायरमेंट में, कहता है रिक्वायर्ड है क्या, आप बनाओ प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो आपने सीखनी है। ये हमारे, हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीख रहे हैं। उसमें हमारे पास 4 रास्ते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस, एक कॉमन साइज एनालिसिस, एक ट्रेंड एनालिसिस और एक कॉमन फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। ये चारों क्या होते हैं, 1 बाय 1 इनको एड्रेस करेंगे, इनको टच करेंगे, इनको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को हम यहाँ देख लेते हैं कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, कैसे,
कोशिश करें 2019-2020, तो जाहिर है 2019 लास्ट ईयर हो जाएगा और 2020 को हम करंट ईयर मांग लेते हैं। अब अगर वो कहते हैं 2021-2022, तो 2021 लास्ट ईयर हो जाएगा, 2022 करंट ईयर हो जाएगा। अगर कहते हैं 2015 और 16, तो 15 लास्ट ईयर और 16 करंट ईयर। तो कॉमन सेंस से तो पहले जो रीसेंट ईयर है वो आप मेंशन कर देंगे, यानी कि 2020, फिर 2019, यहां आप लिख देंगे इंक्रीज और डिक्रीज। सही, यहां आप लिख देंगे अमाउंट और यहां लिख देंगे परसेंटेजेस। क्लियर? ये छोटा सा हम शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा, पहले रीसेंट ईयर लिख देंगे ऐसे और फिर लास्ट ईयर को मेंशन कर देंगे, ताकि इंक्रीज पॉजिटिवली नजर आए और डिक्रीज नेगेटिवली नजर आए। अब अगर आप 2019 और 20 कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज नेगेटिव नजर आएगा, डिक्रीज पॉजिटिव नजर आएगा, थोड़ा बुरा सा लगेगा। तो रीसेंट ईयर को फर्स्ट लिख दें और फिर सेकेंड जो लास्ट ईयर उसको बाद में लिख दें। अब तरीक़ेकार क्या होगा ज़रा समझिएगा। सबसे पहले यहाँ देखें, हमारे पास है सेल्स रेवेन्यू, पुरानी इनकम स्टेटमेंट है, लेट्स से सेल्स रेवेन्यू 2020 की सेल्स है 25 लाख, ओके फाइन, और 2019 की सेल्स है 20 लाख। थोड़ा अमाउंट का ख्याल रखिएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2020 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 16 लाख और 19 में 15 लाख। ठीक, इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम नाम देते हैं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट।